दोस्तों, आज हम जिस घटना को सुनेंगे वो बंगाल के मध्यम ग्राम में रहने वाले सुरेश के साथ आज से कुछ साल पहले घटा था। इसलिए बिना और देरी किए सीधे घटना की ओर बढ़ते हैं, जिसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को सुरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं मध्यम ग्राम का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना है वो मेरे साथ आज से कुछ साल पहले यानी कि 2017 में घटा था। पर इस घटना को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस घटना के दो भाग हैं, एक मेरा और एक मेरी बहन का। लेकिन ये दोनों ही भाग मेरे ही घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक भाग को गौर से सुनना। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 18 साल का था। बाहर ठंड का मौसम था और मैंने हाल ही में कैटरिंग का काम भी ज्वाइन किया था, जिसके वजह से मुझे घर आने में अक्सर रात हो जाया करता था। जिसमें एक दिन जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ काम करके वापस लौट रहा था, तब हम तीनों ने एक शॉर्टकट लिया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमें घर जल्दी पहुंचना था। इसलिए हम उस शॉर्टकट वाले रास्ते को लेकर चलने लगे, जो कि मिट्टी का एक कच्चा सड़क था, जिसके दोनों तरफ ही जंगल थे। और थोड़ा सा आगे चलकर वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी था, जो कि रास्ते से बिल्कुल सटा हुआ था। इसलिए वहाँ पर पहुँचने के बाद हम तीनों ने ही अपना साइकिल रोक दिया और साइकिल को रोककर हम तीनों ही वहाँ पर सिगरेट पीने लगे, क्योंकि उसके थोड़ी ही दूरी पर मेरे मुंह बोले चाचा का घर था, जो मुझे सिगरेट पीता हुआ ना देख ले। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं पर रुककर सिगरेट पीने लगा। हालांकि उस समय अंधेरा तो बहुत था और साथ में कोहरा भी, पर डरने का ऐसा कोई भी बात नहीं था, क्योंकि हम वहां पर पहले भी आ चुके थे। इसलिए मैं बेफिक्र होकर कब्रिस्तान के किनारे ही सिगरेट पीने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे हम जाने को होते हैं, वैसे ही ना जाने क्यों मुझे मेरा शरीर भारी सा लगता है, ऐसे मानो कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हुआ है, जो कि मुझे धीरे धीरे और भी ज्यादा महसूस हो रहा था, खास करके साइकिल पर बैठकर, क्योंकि मैं आगे बढ़ने के लिए पैडल तो कर रहा था, पर न जाने क्यों साइकिल आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जिसके तुरंत बाद ही मेरा सर भी दुखने लगा था और न जाने क्यों मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे। इसलिए मैं अपने दोस्तों को आवाज देने लगा, लेकिन देखा कि वो तो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए मैंने फिर से साइकिल को चलाने का कोशिश किया, पर पूरा ताकत लगाने पर भी मैं बहुत ही धीरे से आगे बढ़ रहा था, जिसके वजह से कुछ ही दूरी पर मेरे दोस्त भी ये नोटिस करते हैं कि मैं तो उनके पीछे नहीं हूँ। इसलिए क्या हुआ है ये देखने के लिए वो दोनों मेरे लिए वापस आते हैं और देखते हैं कि उस ठंड के मौसम में भी मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। क्यों और कैसे ये तो मैं उन्हें नहीं समझा पाता, लेकिन मेरे तबीयत को खराब समझकर वो मेरे साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से मुझे घर पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, जबकि वो रास्ता सिर्फ 20 मिनट का था। हालांकि मैं सही सलामत घर तो पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही मुझे क्या हो जाता है ये मुझे ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं घर पहुंचने के बाद घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए अपने माँ को आवाज़ दे रहा था। न जाने क्यों मैं थकान के वजह से अब सिर्फ सोना चाहता था, पर घर का दरवाज़ा खुलने के बाद क्या हुआ वो आज भी मुझे याद नहीं है। इसलिए इस घटना का अगला भाग आपको मेरे बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना होगा, जो कि तब उस दरवाजे के दूसरी तरफ थी। उस दिन भैया को घर लौटते हुए बहुत रात हो चुका था। घड़ी देखा तो तब 1:30 बज रहे थे। तब मैं और मेरी मम्मी दरवाजे के खटखटाने के आवाज से ही डर गई, क्योंकि कोई उस दरवाजे को बहुत ही जोर जोर से पीट रहा था। पर दरवाजे पर देखा तो वो मेरे भैया थे, जिन्हें इतने ठंड में भी पसीने से भीगा हुआ देखकर मम्मी चिंता में पड़ जाती है। पर भैया है कि किसी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते। वो न जाने क्यों
धीमे से आवाज में गुर्राते हुए बार बार खाना मांग रहे थे। वैसे तो भैया नॉर्मली अक्सर खाकर ही घर लौटते थे, पर यह सोचकर कि आज भैया खाकर नहीं आए हैं, मम्मी भैया के लिए खाना लगा देती है। लेकिन भैया को खाना खाता देखकर हम दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर नॉर्मली भैया आधा थाली चावल भी ढंग से नहीं खाते थे, उन्होंने आज ना जाने क्यों 3-3 थाली खत्म कर दिया था। हालांकि इसके वजह से मम्मी ये सोचकर खुश हो जाती है कि भैया को खाना पसंद आया होगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उनके आंखों पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल वैसा ही लाल था जैसे कि किसी के आंखें आँख खाने पर लाल होता है, जिसको हम दोनों से छुपाने के लिए भैया अपना सर तक ऊपर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सिर्फ तिरछी नज़रों से हमारी ओर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें सोने जाना है। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि शायद से नींद आने की वजह से उनके आंखें लाल हुए होंगे। इसलिए भैया को उनके रूम में भेजकर हम दोनों भी सोने चले गए। लेकिन सुबह उठते ही ये देखा कि भैया को बहुत बुखार है। ना सिर्फ उनका बदन बुखार से तप रहा था, बल्कि वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। इसलिए भैया को दवाई वगैरह खिलाकर मम्मी मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती है, ये सोचकर कि कुछ ही घंटों में भैया का बुखार उतर जाएगा। पर वापस आकर हमने जो देखा उसे देखकर हमें खुद भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। मैंने देखा कि भैया फ्रिज में से कच्चा मछली निकालकर ना सिर्फ उसे जानवरों की तरह खा रहे थे, बल्कि उसे काटे समेत ही निगल रहे थे, जो कि इतना भयानक नज़ारा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि मम्मी और मैं जैसे तैसे भैया को उनके कमरे तक तो ले आते हैं, लेकिन रात में 5 थाली खाने के बाद भी उनका भूख है कि मिटने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए इस पॉइंट पर आकर अब हम दोनों भी डरने लगे थे, जिसमें इसी बीच आधी रात को मुझे अचानक से बर्तन के गिरने का आवाज सुनाई देता है। इसलिए ये सोचकर कि घर में कोई बिल्ली घुसा होगा, मैं किचन की ओर जाने लगी। पर वहां जाकर देखा कि वहां पर भैया फ्रिज में से गोश्त का टुकड़ा निकालकर उसे कच्चा ही खा रहे थे, जिनके लाल लाल आंखों को मेरी तरफ घूमता हुआ देखकर मैंने डर के मारे तुरंत ही मम्मी को बुला लिया। पर वो भी भैया को देखकर अब डरने लगी थी, जिसके खूंखार हरकतों को देखकर हम दोनों ही ये समझ चुके थे कि ये मामला कुछ और ही है। इसलिए मैंने उतने रात को सबसे पहले भैया के दोस्तों को फोन किया, ये जानने के लिए कि पिछली रात को क्या हुआ था, जिनसे मुझे ये पता चला कि कब्रिस्तान के सामने से आने के बाद से भैया बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे, जिसके बारे में पता चलते ही हम तुरंत ही अपने पास के एक मौलाना के पास जाते हैं, जिनका घर उस कब्रिस्तान के दूसरे तरफ था। पर इस मुसीबत की घड़ी में वहां से गुजरते हुए हमें डर का उतना एहसास नहीं होता। हम बस जैसे तैसे भैया को लेकर उस मौलाना के पास पहुंच जाते हैं, जो भैया को देखकर ये समझ जाते हैं कि उन पर किसी पिशाच का साया है। इसलिए उस पिशाच को भगाने के लिए मौलाना हमारे घर का पानी मांगते हैं, जो कि उस वक्त हमारे पास नहीं था। हालांकि मम्मी मौलाना साहब को उन्हीं के घर का पानी इस्तेमाल करने को बोलती है, लेकिन मौलाना साहब ये कहते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें हमारे ही घर का पानी चाहिए। इसलिए मम्मी को और भी घबराता हुआ देखकर मैं भागते हुए वापस घर गई और एक बोतल में पानी भरकर फिर से उस कब्रिस्तान को अकेले पार करते हुए मौलाना साहब के घर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने उस पानी में कुछ मंत्र पढ़कर उसमें से 2 घूंट भैया को पिला दिया और बाकी जो पानी बचा था उसे एक बाल्टी के पानी में डालकर उससे भैया को नहला दिया, जिसकी वजह से भैया चिल्लाते हुए तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। जहां पर मैंने ये भी देखा कि उनका शरीर इतना गर्म हो चुका था कि उस पानी के पड़ते ही वो पानी भाप में बदलने लगा था, जिसके बाद वो मौलाना साहब हमें घर जाने को बोलकर ये कहते हैं कि उन्हें इसी किस्म के 2-3 विधि और भी 2-3 दिनों तक लगातार करना होगा, जिसको 2-3 दिनों तक करने के बाद वो मौलाना आखिर में भैया को एक तावीज देते हैं ताकि वो पिशाच फिर से उन्हें वश में ना कर सके। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुरेश के साथ घटा था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।